नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जी के ट्रिक विद एस के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले अशोका द ग्रेट के बारे में। साथ ही साथ ये बात करेंगे कि अशोका को द ग्रेट क्यों कहा जाता है। पूरे भारतीय इतिहास में केवल दो लोगों को ही द ग्रेट के नाम से जाना जाते हैं, एक अशोका द ग्रेट और दूसरे थे हमारे अकबर द ग्रेट। तो ऐसा क्या रीज़न था, क्यों इनको महान माना जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में जितनी भी चीज़ें आ सकती है वो सभी हम पढ़ेंगे, चाहे वो इनके शिलालेखों की बात हो, इनके स्तूपों की बात हो, इनके समय में प्रचलित सिक्कों की बात हो। कोई भी ऐसा टॉपिक जो इससे पूछा जा सकता है वो सभी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। अशोका द ग्रेट, इनका टाइम पीरियड था 268 बीसी से लेके 232 बीसी के बीच में। इनके पिता का नाम था बिंदुसार, इनके दादा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार ने कुल 16 शादियाँ की थी और इनके 101 पुत्र थे, उसमें से एक थे अशोका द ग्रेट। अशोका की माता का नाम था सुभद्रंगी। इनकी पत्नी की तो ऐसे तो बहुत सारी पत्नियां थी इनकी भी, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट जो पत्नियां थी उनके नाम थे देविया, वेदिसा, असंघमित्रा, करुवाकी, जिसमें से करुवाकी असंघमित्रा तो बहुत ही फेमस है, और एक और भी थी पद्मावती, भी इनकी पत्नी का नाम था। इनके पुत्रों की बात की जाए तो इनके जो इम्पोर्टेंट पुत्र थे वो महेंद्र थे, कुणाल थे, तल्लुका और जालोक। और इनकी अगर बेटियों की बात की जाए तो घमित्रा और चारुमती, ये दो इनकी बेटियां थी। इसमें से चारुमती और महेंद्र को इन्होंने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। यहाँ आपको एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँ, जो बिंदुसार थे ये आजीवक संप्रदाय को मानते थे। वहीं अगर इनके पिता की बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य की, तो जैन धर्म को अंतिम समय में मानने लगे थे। वहीं अशोका की बात की जाए तो अशोका जो मानते थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। ये मैं पिछले लेक्चर में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है वो मेरे एंशिएंट हिस्ट्री के लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वैसे तो अशोक के नाम प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय, जिसका मतलब होता है जो देवताओं का प्रिय हो उसको कहते हैं देवनाम प्रिय, भी कई जगह मेंशन है। लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शिलालेख है जिसमें अशोक का नाम रियल में अशोक लिखा गया है। तो वो कौन कौन से शिलालेख हैं, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो वो थे आपके गुर्जरा लघु शिलालेख, मास्की, मुहुर, उदय गोलन। ये कुछ इम्पोर्टेंट अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक ही मेंशन किया गया है। नहीं तो और अलग अलग जितने भी स्तंभ या शिलालेख है उसमें अशोक का नाम अशोक ना लिख के प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय ही मेंशन किया गया है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पाद्रेथी फैंथलर ने की थी, लेकिन इन्होंने खोज तो कर ली थी लेकिन इसको पढ़ने में असमर्थ थे। तो इनको सबसे पहले पढ़ा किसने, तो इनको सबसे पहले पढ़ा था आपके जेम्स प्रिसेप ने। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं कि खोज किसी और ने की थी और पढ़ा किसी और ने था। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं एक भी ऐसा क्वेश्चन आपको सिंगल नहीं बताऊंगा जो किसी भी एग्ज़ाम में ना आया हो। ये सभी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, कई सारे एग्ज़ाम देते रहते हैं, वो जानते होंगे कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। ये चाहे SPCS का हो या IAS का हो, वहाँ तक में इन सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारनाथ स्तंभ लेख का निर्माण अशोक ने ही करवाया था, जो कि एक इनका लघु स्तंभ लेख है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि अभिलेखों की आखिर इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों अभिलेख उस समय ज़रूरी हुआ करते थे। तो ये एक तरह से आप जैसे इस समय होल्डिंग गवर्नमेंट हर जगह 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 पे लगा देती है, जिससे कि उनको जितनी इनकी स्कीम्स चल रही हैं उसका लोगों को पता चल सके, उसी तरह से ये अभिलेख भी हुआ करते थे। राजा अपनी प्रजाओं से डायरेक्ट संपर्क तो कर नहीं सकते थे एक एक इंडिविजुअल से, इसीलिए उन्होंने अभिलेख और स्तंभ जगह जगह बनवा रखे थे, और उसमें इनके रूल्स रेगुलेशंस और जो भी चीज़ें हुआ करती थी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती थी, जिससे कि वो बातें प्रजा तक पहुँच जाती थी। तो अशोक ने ये जो अभिलेखों की प्रथा ईरानी शासक डेरियस से सीखी थी। और राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा है। भब्रू शिलालेख में अशोक ने बुद्ध धम्म और संघ में आस्था व्यक्त की है। इसी समय कहा जाता था बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि।
अशोक के द्वारा एक धम्म व्यवस्था शुरू की गई थी, जिसमें कई सारी चीज़ें मेंशन की गई थी, जैसे अपने बड़ों की आज्ञा करनी चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, आसपास के लोगों की हेल्प करनी चाहिए, और कई सारी अच्छी बातें इसमें मेंशन की गई हैं। क्योंकि जैसा हम सभी को पता है कि अशोक ने एक युद्ध लड़ा था उड़ीसा में, कलिंग वॉर, जिसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म की ओर मुड़ गए थे और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो उसके बाद इन्होंने धम्म की स्थापना की थी। अशोका के पिता का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार की कुल 101 पुत्र हुआ करते थे। उन्होंने 16 शादियां की थी, लेकिन बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे, जिसमें का अर्थ ये होता था कि जो होना है वो तो होगा ही। इस वजह से इन्होंने कोई विशेष लड़ाइयाँ नहीं लड़ी थी। लेकिन अशोका की बात की जाए तो जब बिंदुसार का देहांत हो गया था तो उसके 4 साल बाद अशोका ने अपने साम्राज्य की नींव डाली थी। इससे ये सिद्ध होता है कि इन 4 सालों में अशोका ने अपने भाइयों से युद्ध लड़ा था। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्य वंश के कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने भाइयों से युद्ध लड़ा था, तो वो थे अशोका। अपने शासन के 9वें साल अशोका ने कलिंगा वॉर लड़ी थी, जो कि उड़ीसा में एक जगह है। इस वॉर में लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे और 1 लाख से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इतने बड़े युद्ध को देखते हुए अशोका ने फिर बाद में फ्यूचर में ये निर्णय लिया था कि अब वो किसी भी वॉर को नहीं लड़ेंगे। और क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म काफ़ी प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था बौद्ध धर्म को, तो उपगुप्त को देखते हुए, जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे, उनको देखते हुए इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और ये ऐसा कहा जाता है कि उपगुप्त ने ही इनको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, और इसी के बाद ही इन्होंने धम्म की स्थापना की थी और यही बुद्ध धम्म और संघ में आस्था व्यक्त की थी। अशोक के 5वें और 13वें शिलालेख में यवन, गांधार और कंबोज राज्यों का उल्लेख देखने को मिलता है। और अपने 12वें वर्ष में अशोक जो है वो बोध गया गए थे। बोध गया क्यों गए थे? क्योंकि गौतम बुद्ध को यहाँ पे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस वजह से ये गए थे बोध गया। क्योंकि ये बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इसीलिए अब जो भी जगह बौद्ध धर्म से रिलेटेड होंगी वो उस हर जगह पे ये अभी विजिट करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल और लाइक भी कर दीजिएगा। अशोक के 3रे और 7वें शिलालेख में 3 नए अधिकारियों का उल्लेख देखने को मिलता है। कौन कौन से वो 3 अधिकारी थे? युक्तक, रज्जुक और प्रादेशिक, ये 3 नए अधिकारी हुआ करते थे। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के मेरठ शिलालेख व टोपरा शिलालेख को मंगवाकर दिल्ली के किले में लगवा दिया था। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब आता है अशोक का सबसे इम्पोर्टेंट शिलालेख, कौशाम्बी शिलालेख, जिसमें अकबर ने कौशाम्बी शिलालेख को इलाहाबाद मंगवाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। अशोक की रानी करुवाकी का उल्लेख इसी में ही देखने को मिलता है और इसी पर ही समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि हरिसेन हुआ करते थे, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी और इसमें अकबर और बीरबल का भी नाम देखने को मिलता है, जो कि बाद में अकबर के समय में लिखा गया था। अब देखते हैं अशोक के 7 बहुत ही इम्पोर्टेंट स्तंभ लेख के बारे में। तो पहला था दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, जो कि पहले टोपरा में हुआ करता था, दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ले आए थे। वही मेरठ में था, इसको उठाकर दिल्ली में कर लिया था, इसलिए इसको दिल्ली मेरठ शिलालेख कहा जाता है, जो कि दिल्ली में है। कौशाम्बी स्तंभ लेख, जो कि अब इलाहाबाद में, पहले कौशाम्बी में हुआ करता था, इसको अकबर ले आए थे। लौरिया राज, ये चंपारण में है, और लौरिया नंदनगढ़, ये भी चंपारण बिहार में ही है। वहीं रामपुरवा शिलालेख दिल्ली संग्रहालय में है और संघिसा स्तंभ लेख कन्नौज यूपी में है। इससे रिलेटेड और क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है देख लेते हैं। सर्वाधिक सुरक्षित स्तंभ लेख की अगर बात करेंगे तो हम वो आएगा हमारा लौरिया नंदनगढ़ शिलालेख, जो कि बिहार में है, चंपारण में। संकिसा स्तंभ लेख एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिसके शीर्ष पर हाथी उत्कीर्ण है और सभी स्तंभ लेख चुनार के पत्थर से निर्मित है। ये आईएएस का एक प्रश्न है।
रुम्बनदेही अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी और भू राजस्व कर 1/6 से घटाकर 1/18 कर दिया था। देखिए, रुम्बनदेही वही जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध जी पैदा हुए थे। इस वजह से यहाँ पे इन्होंने यात्रा की थी और यहाँ पे कर जो है वो घटा दिया था। और अब देखते हैं कि अशोक की यात्राओं का क्रम क्या क्या था, सबसे पहले कहाँ गए थे। ये भी एक IAS का प्रश्न पूछा गया है, सीक्वेंस लगाने के लिए एक बार एग्जाम में आया था। तो इसका क्रम देखते हैं। गया, फिर कुशीनगर, फिर उसके बाद लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। देखिए, ये सारे ही जो जितने भी यात्राएं की गई थी, ये सभी कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध से ही रिलेटेड है। इस पे मैंने एक ऑलरेडी टॉपिक बना रखा है गौतम बुद्ध पे, जिसमें ये सारी जगहों के बारे में उल्लेख किया गया है, क्यों ये फेमस थी। जैसे गया की बात करें तो यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। कुशीनगर में इनका यहाँ पे इनकी डेथ हुई थी। लुम्बिनी में ये पैदा हुए थे कपिलवस्तु में, और सारनाथ में उसने सबसे पहले उपदेश दिया था, और श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था इन्होंने। तो इस वजह से इन्होंने यहाँ की यात्राएं की थी। अशोक द्वारा निर्मित स्तूप कौन कौन से थे? तो साक्षी के स्तूप जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं, आप सभी जानते हैं। रायसेन, ये MP में है। भरहुत का स्तूप, सारनाथ का स्तूप जो कि बनारस में से पास में ही है। सारनाथ करीब 20-25 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से, सारनाथ में है ये। अगला है तक्षशिला का स्तूप जो कि पंजाब में है। ये पाकिस्तान में है तक्षशिला। तक्षशिला ही ये जगह है जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक को चाणक्य के द्वारा शिक्षा दिलवाई गई थी। तो ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूप बनवाए थे। अशोक ने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष बराबर की गुफाओं का निर्माण करवाया था और बाद में इसे आजीवकों को दान में दे दिया था। अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों को आजीवकों को दान में दे दिया था। दशरथ ने बराबर की पहाड़ियों पर गोपी गुफा, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा का निर्माण करवाया था। ये IAS का प्रश्न एक बार पूछा गया है। अशोक के शिलालेखों में 5 प्रांतों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो कौन कौन से वो 5 प्रांत थे? अगर उत्तरापथ की बात की जाए, यानी उत्तर की बात की जाए, तो तक्षशिला हुआ करता था। दक्षिणापथ में सुवर्णगिरी, आवंती, उज्जैनी। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, 16 महाजनपदों में जो आवंती था वो सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद था। कलिंग, तोसली और प्राज या प्राची, यानी होता है उस समय प्राची को कहा जाता था पूर्व, जो कि पातिल पुत्र था। उस समय पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को ऐसे बताया गया था: प्राची, प्रतीची, उत्तीची और समीची। जनपद का जो सर्वोच्च पदाधिकारी हुआ करता था उसको कहते थे प्रदेष्टा। नगर परिषद व समितियों का उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में देखने को मिलता है। मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी और जिसका मुखिया ग्रामणी कहलाता था। हम मौर्यकालीन कर की बात कर लेते, कौन कौन से कर उस समय हुआ करते थे। तो भाग था, जिसको एक भूमि कर था, ये उपज का 1/6 भाग हुआ करता था। वहीं बलि भी एक भूमि कर हुआ करता था। प्रणय आपातकालीन कर होता था, और जो है पिंड कर एक गांव से लिया जाने वाला सामूहिक कर पिंड कर कहलाता था। देखते हैं मौर्य काल के समय आय के क्या क्या स्रोत हुआ करते थे। तो एक तो राजस्व के मुख्य स्रोत क्या थे? भूमि और व्यापार कर, ये 2 मेन राजस्व के स्रोत हुआ करते थे। और गुप्तचर की बात की जाए तो उस समय 2 तरह के गुप्तचर हुआ करते थे। एक संचार जो कि भ्रमण करते रहते थे, और एक होती थी संस्था जो एक ही स्थान पर कार्य करने वाले गुप्तचर थे। और मौर्य काल में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा गया है। और कौटिल्य ने गुण पुरुषों में वैश्याओं को भी शामिल किया था। ऐसा इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वैश्याएं जो हैं वो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आसानी से निकलवा सकती हैं लोगों से, ताकि जिससे ये नॉलेज इन लोगों को मिल जाती थी कि कौन सा ऐसा पुरुष है जो राज्य के अगेंस्ट कोई षड्यंत्र रच रहा है। इसलिए इन सारे गुप्तचरों की व्यवस्था की गई थी। मौर्य काल में सर्वोच्च न्यायाधीश होता था सम्राट, यानी राजा खुद हुआ करता था सर्वोच्च न्यायाधीश।
दो तरह के न्यायाधीश की उल्लेख किया गया है। एक अधीनस्थ जिसको धर्मस्थीय कहते हैं यानी दीवानी न्यायालय होता था, एक होता था कंठक शोधन जो फौजदारी न्यायालय होता था। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेह कहलाता था और यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगता था। जो ब्राह्मणों को गिफ्ट दे दी जाती थी उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। ये भी एक आईएएस का प्रश्न है। तो वो कौन कौन से 7 वर्ग से? दार्शनिक, किसान, अहीर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और शासक वर्ग। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, जबकि चाणक्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मेगास्थनीज गलत बोल रहा था? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मेगास्थनीज एक्चुअली कई राज्यों या देशों से होकर आया था। तो वो जहाँ जहाँ भी गया था वहाँ उन्होंने दासों की जो संख्या देखी थी तो वो बहुत ही ज़्यादा संख्या होती थी और दासों से एक्चुअली दासों जैसा कार्य करवाया जाता था, उनको मारा जाता था, पीटा जाता था। लेकिन अगर हम मौर्यकालीन दासों की बात की जाए तो ऐसा नहीं था। यहाँ तक कि मौर्यकालीन जो दास हुआ करते थे उनको कृषि के कार्यों में भी संलग्न करवाया जाता था। मौर्य काल में सती प्रथा और बाल विवाह बिल्कुल भी प्रचलित नहीं था। मौर्यकालीन की अगर शिक्षा का केंद्र की बात की जाए, ये भी एक आईएएस का प्रश्न है। तक्षशिला, उज्जैनी और काशी ये 3 शिक्षा केंद्र उस समय के हुआ करते थे। अब देखते हैं मौर्यकालीन बंदरगाह कौन कौन से हुआ करते थे। भड़ोच गुजरात में, सोपारा महाराष्ट्र में और लंबिप्ती ये पश्चिम बंगाल में था। तो यानी अगर हम पूर्वी तट की बात की जाए तो एक ये था और पश्चिमी तट में 2 थे। अब मौर्यकालीन मुद्रा कौन कौन सी थी? तो सुवर्ण थी, सोने का सिक्का, करसापण चांदी का सिक्का होता था, पण चांदी का सिक्का होता था और धन चांदी का सिक्का था। वहीं मासक जो था वो तांबे का सिक्का था और काकड़ी था तांबे का सिक्का। तो दोस्तों ये था मौर्य काल और अशोक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में रीज़न बता सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।